हमारा क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0। हमारे पास एक छोटा सा बॉडी है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी v0 से फेंक दिया है, और किस एंगल पर हमने फेंका है ये हमें नहीं गिवन है। अच्छा, यहाँ पे जरा देखना, ये जिसने भी इसको टाइप किया है उसकी गलती है। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे v0 ऐसे मान लो आप। अगला कंडीशन है नेग्लेक्ट द एयर ड्रैग। अच्छा, पहले ये समझो कि जब भी किसी बॉडी को एयर में फेंकोगे तो एयर बेसिकली फ्लूइड है, तो उस बॉडी पर वो दो तरह का फोर्स लगाएगा, एक तो बायंसी फोर्स और दूसरा है ना विस्कस फोर्स, जो स्टोक्स के रूल से दिए जाते हैं। अब चूंकि एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है तो बायंसी का इफेक्ट तो पहले से ही हम नहीं लेके चलते, राइट। और दूसरा, हमारे इस क्वेश्चन में ये कह दिया है कि एयर के ड्रैग को, मतलब एयर जो विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा अपने बॉडी पर, उसको आप नेग्लेक्ट कर दो। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जब हम बॉडी को फेंकेंगे तो बॉडी पर एक और केवल एक ही फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा ग्रेविटी, राइट। और ग्रेविटी कैसा होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इस इंफॉर्मेशन का आगे शायद यूज हो, इसको हमें अपने दिमाग में रखना है। आगे क्या कहता है बेटा, आगे कहता है फाइंड, पहला पार्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब कि अच्छा, टाइम वेक्टर लिख दिया है चलिए इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट पे बढ़ेंगे। दिया क्या है आपका दिया है कि आपने हॉरिजॉन्टल से, देखिए हॉरिजॉन्टल है, इसी से किसी एंगल पर आप अपने बॉडी को v0 की वेलोसिटी से फेंक दिया है। क्लियर है इतना? अब देखो, जब बॉडी को ऐसे फेंकोगे, और अभी हमने एनालाइज किया कि इस बॉडी पर ग्रेविटी ही सिर्फ एक्ट करेगा, तो ग्रेविटी क्योंकि इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से किसी टाइम t में इसके वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा वेक्टर g इंटू टी के बराबर। तो टाइम t पर अगर आप वेलोसिटी लिखोगे, टाइम t पर वेलोसिटी ऐसे कर लो, वेलोसिटी एट टाइम t, क्या लिखोगे आप? ये हो जाएगा वेलोसिटी v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में जब आप थियरी पढ़ रहे होंगे तो आप ये सब पढ़े होंगे। दूसरी बात, मान लीजिए ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का फाइनल वेलोसिटी मतलब टाइम t पर वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v0 है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू, है ना, एक्सेलरेशन मतलब कि g। तो उससे भी आपका ये निकल जाएगा। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है कि मैं इसको, इस v को dr/dt ऐसे लिख सकता हूँ, इसी v को, मतलब वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम। ठीक, अब जरा वैल्यू रखो। अब तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, अब यहाँ से कुछ खास नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया dr इक्वल्स टू v dt, और v की वैल्यू हमको पता है, हमने ऐसे लिख दिया। ये सिंपली बहुत सिंपल है, इसको अगर कूल माइंडेड कोई भी सॉल्व करेगा तो बिना किसी के मदद से वो कर लेगा। तो इतना तो हो गया हमारा, लेकिन हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको इंटीग्रेट करके पोजीशन वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। इसको मैं ऐसे लिखूं, dr इक्वल्स टू v0 प्लस g t dt, और हमने इसको
इंटीग्रेट कर दिया, ए इंटीग्रेट कर दिया। इसमें से हम कहते हैं कि इनिशियल टाइम टी पर, इनिशियल टाइम टी पर मतलब टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा जो बॉडी है वो हमारे चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर 0। और मान लो कि टाइम टी पर हमारे पार्टिकल का या हमारा जो भी बॉडी है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है ऐसे मान लो r। तो ये आप मैथ में पढ़े होंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो बेसिक आइडिया है उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया है। अच्छा, अब ये देखो जरा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इधर तुम्हारा आ जाएगा वेक्टर r -0, और इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v0 dt 0 से t तक, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन g t dt 0 से t तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको आप, हमने आपको पहले भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये बताया था कि जब भी कोई कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसको एक नंबर की तरह ट्रीट करो और डिफरेंशिएशन के साइन या इंटीग्रेशन के साइन से उसको बाहर कर सकते हो। तो एक्चुअल में उस फंडे को यूज करके आप इस वाले चीज़ को, है ना, बाहर कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जब यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका ऐसे टी आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये t²/2। अच्छा, ये इसके बारे में क्या कहना है आपका, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अब सिंपल मेरा हो गया r, और ये तभी वैलिड है जब हमने इनिशियल पॉइंट को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले लिया है। मतलब जहाँ से मैंने बॉडी को फेंका था उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन ले लूँ तभी ये होगा, है ना। अदरवाइज मान लो कि हम अपने ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपने बॉडी को फेंक रहे हैं और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है, सपोज कर लो ये, हाँ, तो यहाँ 0 की जगह पर वेक्टर r1 आ जाएगा, तब r माइनस वेक्टर r1, ये जो हुआ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इन टाइम t। लेकिन चूंकि हमने शुरू में ही ये मान लिया है कि अपने बॉडी को हम कहाँ से फेंक रहे हैं, हम अपने बॉडी को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से फेंक रहे हैं, तो मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 हो गया, ठीक, और उस हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो पहला पार्ट तो आपका बड़ा आसान था, वो आपने निकाल लिया। दूसरा निकालना है आपको, दूसरा निकालना है मीन वेलोसिटी वेक्टर। ये वेक्टर है ना, एवरेज ओवर द फर्स्ट t सेकेंड्स। तो पहले हम इस पार्ट को करेंगे, उसके बाद जो दूसरा लिखा हुआ है उसको करेंगे, और दूसरे वाले में थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ क्वेश्चन है, ये तो लग रहा है जैसे मजाक हो रहा है। तो चलिए बी का हम पहला पार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है वो आपने पढ़ा था मीन वेलोसिटी ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, इसको लिखते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन फाइनल इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब t2 माइनस ये t1। अच्छा बताओ, अभी आपने जब शुरू में डिस्कस किया था इस वाले पार्ट में, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिया था 0, और t1 को क्या लिया था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया था, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम होता है वो ऐसे भी 0 होता है। तो ये r2 तो मेरा r हो गया बेसिकली, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा t हो गया, ये हमारा 0 हो गया। तो एक्चुअल में मुझे r/t निकालना है। अब देखो r दिया है, हमको इसको t से डिवाइड कर देना है। तो इतना प्यार से एक आंसर आ गया, ये देखिए, ये सिंपल सा एक आंसर आपका आ गया। अब यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, हमने भले ही आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताई है, लेकिन वैसे भी कोई भी कर लेगा। मज़ा है हमको इस पार्ट का जो दूसरा है ना, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, क्या निकालना है उसमें, मीन वेलोसिटी वेक्टर ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन।
है ना। मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल टाइम ऑफ मोशन पहले निकालेंगे, ठीक। और टोटल टाइम में ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, टाइम टी पर आपका पोजीशन वेक्टर है या कहिए डिस्प्लेसमेंट है। इसी टी में उस टोटल टाइम, सॉरी इसी आर में उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। सवाल यहाँ पर क्या है, सवाल यहाँ पर यह है कि भाई हमें, है ना, सेकेंड पार्ट, हमें तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बन रहा है वो दिया ही नहीं है, तो हमको उससे बचना है, ठीक। तो एक काम करते हैं हम, अब हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो ये है तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, ये है वर्टिकल डायरेक्शन और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले इसको हम लोग समझना है ना, समझना है हम लोग को। हमने अपने पार्टिकल को यहाँ से v0 के वेलोसिटी से फेंक दिया था, कुछ ना कुछ एंगल होगा, चलिए मान लेते हैं थीटा एंगल है थोड़ी देर के लिए। अब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि ये एक पैराबोला का पथ फॉलो करते हुए ऐसे आएगा। अब जरा सोचो, अभी हमने देखा एयर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है, वो है कंजर्वेटिव फोर्स। और जब कंजर्वेटिव फोर्स फेंका जाता है तो राउंड द ट्रिप टोटल वर्क डन बॉडी पर 0 हो जाता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम से जो स्पीड यहाँ पे होना चाहिए वही स्पीड यहाँ भी होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई साहब जब ये गिरा ना तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी था, मान लो ऐसे ये वी डैश कह लो थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऐसे देखो ये जो हो गया ये सेम होगा, है ना, सेम होगा। कितने के बराबर, v0 के बराबर, ऑब्वियसली ऐसे मैं कह सकता हूँ। अब जरा सोचिए, अगर मैं v डैश की बात करूं तो भाई देखो यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा वही t, ये t क्या है, वही है टाइम ऑफ मोशन। तो मेरे लिए ऑब्वियस ही बात है कि जो v का मतलब v डैश का जो आएगा एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये देखो v डैश इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी। कहाँ से लिख दिया मैंने, सबसे पहले जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था वहाँ हमने यही चीज़ लिखा था, है ना। और इसको लिखने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे। एक मैं कर दूं फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा कर दूं कि चूंकि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर g, तो उससे भी यहाँ पे निकल गया। अब इस कंडीशन को देखो मैं कैसे बहुत प्यार से यूज करने वाला हूँ। मैंने कहा कि भाई साहब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, चलो मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो ऐसे लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा v0 प्लस जी टी, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो ये हो जाएगा v0 का स्क्वायर, ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, प्लस हो जाता है 2 v0 जी टी कॉस थीटा, जहाँ पर जी टी और क्या बोलते हैं v0 के बीच का एंगल है। तो एक काम करो, एक सिंपल सा ऐसे लिख दो 2 v0 डॉट जी टी, क्योंकि भाई अगर मैं 2ab cos थीटा ऐसे लिखता हूँ मान लो, तो इसको ऐसे लिखूंगा ना 2a डॉट बी, जहाँ a और b के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमने चूंकि थीटा पता ही नहीं था तो हमने डॉट के रूप में ऐसे लिख दिया। अब जरा देखो स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर जब तुमने किया
तो देखो कितना आ गया, जब स्क्वायर किया तो यह हो गया वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया मतलब वी डैश का स्क्वायर, ये वी नॉट का स्क्वायर, ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हो गया 2 वी नॉट डॉट जी इंटू टी। क्या लगता है ये और ये बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हमने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके इस कंडीशन को निकाला है। तो भाई इसको भी नॉट लिखोगे, ये इधर जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद इधर हो जाएगा 0। आप इसमें से क्या करोगे, टी कॉमन लोगे, यहाँ हो जाएगा जी स्क्वायर टी, और यहाँ हो जाएगा 2 वी नॉट डॉट जी, है ना, टी आपका कॉमन हो गया। देखो बेटा 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, जिसमें से टी तो 0 हो नहीं सकता है, यही 0 होगा। तो मैंने इससे निकाला कि जो मेरा टी आएगा, वो जो टी आएगा वो हो जाएगा -2 वी नॉट डॉट जी, है ना, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा जी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा जी स्क्वायर। कुछ नहीं किया है मैंने, इसको 0 से इक्वेट किया है और बाद में इसको उधर ले जा करके जी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, हमारा टी ऐसे निकल गया। तो मेरा टाइम ऑफ मोशन पूरा निकल गया। अभी अभी हमने देखो किया है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, ये था ना फार्मूला, R इक्वल्स टू वी नॉट प्लस जी, और ये कैपिटल टी, यही था। नहीं सॉरी, ये था टी स्क्वायर बाई 2, और ये टी, हाँ ये था डिस्प्लेसमेंट। वहाँ स्मॉल टी था, हमने कैपिटल टी कर दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो हमारा जनरल फार्मूला बना था। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी ओवर टोटल, है ना, टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो क्या करोगे, अभी निकाला है तुमने कि कैपिटल टी से इसको डिवाइड कर दोगे। तो मैंने यहाँ बहुत प्यार से इसको लिख दिया, इसको आप 2 कह दो, ऊपर भी आपने ऐसे ही लिखा है तो कन्फ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा आपका कैपिटल R अपॉन टी। अब जब इसको लिखेंगे आप तो ये V0 प्लस ये हो जाएगा G बाई 2, और T की वैल्यू 2 वी नॉट इंटू जी, यहाँ माइनस भी था, ये हो गया जी स्क्वायर, यहाँ देखो 2 और 2 कट गया। अगर तुम चाहो तो इसको वी नॉट माइनस क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा हमारा जी मल्टीप्लाइड ये वी नॉट ये जी अपॉन जी स्क्वायर। देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो हम जी के आगे भी इसको लिख सकते थे और जी के पीछे भी लिख सकते थे, और नीचे जी स्क्वायर है मतलब वो भी स्केलर हो गया ना, और पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और देखिए हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ख़ास तौर से जो लास्ट सेक्शन का लास्ट पार्ट था उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का फंडामेंटल अप्लाई कर लिया, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल था, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में।